Hello students, I am Ajay Paul Singh Negi and today we are going to discuss Unit 7 Gulliver's Travels written by Jonathan Swift uh, and this is Unit 7 of your Marigold textbook. So let me start it. Class 5, Subject English, Unit 7 Gulliver's Travels by Jonathan Swift. Points to discuss. हम क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में. वी विल बी रीडिंग द चैप्टर and slide wise then I'll be doing the explanation of the slides which I will read one by one. The difficult words with their meanings will be discussed, and wheresoever verbs are used we will be discussing. So here is the first slide. On the 16th of June 1730, it means that it was 18th century. It was 18th century. So on the 16th of June 1730, we discovered land. Our captain sent a dozen men with vessels for water. If any could be found, when we came to land, we saw no river or spring, nor any inhabitants. I went on to explore. The country was barren and rocky. I turned back to join the crew, only to see them getting into the boat and rowing for life to get to the ship. Now, what is happening on the 16th of June 1730, यानी कि 18वीं शताब्दी की बात है और ये है तारीख 16 जून, जब हमने लैंड को डिस्कवर किया. डिस्कवर का मतलब होता है कोई चीज पहले से है और उसको ढूंढ निकाला. तो डिस्कवर इज द वर्ड इज डिस्कवर, और डिस्कवर वर्ड से बन गया है ये, इसमें ईडी लगा करके डिस्कवर्ड. तो डिस्कवर, डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड. एक इन्वेंट भी होता है, INVENT. तो इन्वेंट, इन्वेंटेड, इन्वेंटेड, जिसका मतलब होता है आविष्कार करना. लेकिन डिस्कवर का मतलब होता है जब कोई चीज पहले से है उसको ढूंढ निकालना. और इन्वेंट का मतलब होता है कोई चीज पहले नहीं थी उसका इन्वेंशन किया गया. जैसे इलेक्ट्रिसिटी बल्ब का इन्वेंशन किया गया, और कोई टापू था या कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर कर डाला. कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, क्योंकि अमेरिका तो पहले से था. तो ऑन द 16th of June 1730 वी डिस्कवर्ड लैंड. हमने क्या डिस्कवर किया? लैंड को डिस्कवर कर दिया. मतलब क्योंकि वो समुद्र में चल रहे थे, तो बहुत समय से पानी में चलते चलते अब जो है उन्होंने एक तारीख जो बता के रखी हुई है इसमें, इस तारीख में उन्होंने लैंड को ढूंढ निकाला. यानी कहीं टापू नजर आया या कोई देश नजर आया उनको. और कैप्टन सेंट डजन मैन. डजन में क्या होता है? डजन यानी कि करीब करीब डजन में 12 चीजों का जो एक पेयर होता है जिसको हम डजन बोलते हैं. डजन में क्या क्या चीजें आती हैं? जैसे आपका बनाना है या एग है, ये हम जो है बोलते हैं कि एक डजन, एक केजी वगैरह में नहीं नापते हम डजन की बात करते हैं, राइट. तो और कैप्टन, हमारे कैप्टन ने सेंट, सेंड. तो सेंड वाला होता भेजना, तो उसकी सेकंड फॉर्म है सेंट. और कैप्टन सेंट अ डजन यानी कि 12 लोगों को भेजा विद वेसल्स फॉर वाटर. वेसल्स का मतलब कंटेनर फॉर लिक्विड्स. तो कंटेनर्स लेकर के भेजा कि भाई वो प्यासे होंगे और जाओ, अब लैंड मिल गई है तो जहां भी पानी मिलता है यानी मीठा पानी, तो जा करके लेकर आओ. क्योंकि समुद्र में पानी तो है लेकिन वो कैसा है? खारा है, सॉल्टी वाटर है, उसको पी नहीं सकते हैं. तो हमें पीने के लिए तो मीठा पानी चाहिए. तो कैप्टन ने बोला जाओ वेसल्स लेके यानी कि बर्तन लेके जाओ और पानी लेकर आओ. कैसा पानी? पीने योग्य पानी, मीठा पानी. इफ एनी कुड बी फाउंड, अगर कहीं पे भी जो है कहीं पे मिलता है तो लेकर आओ. तो फाइंड, फाउंड, फाउंड. तो यहाँ पे फाइंड की जो है सेकंड फॉर्म फाउंड है. फाइंड माने होता पाना. व्हेन वी केम टू लैंड, जब हम लैंड पर आए, वी सॉ, सी सॉ सीन. तो सी माने होता देखना, तो उसकी सेकंड फॉर्म सॉ. वी सॉ नो रिवर और स्प्रिंग. तो हम जब लैंड पर आए तो ना ही हमें रिवर मिली ना हमें कोई स्प्रिंग मिला. स्प्रिंग फव्वारा, कि जहां पे जो है
कहीं से पानी मिल जाए, और ना ही कोई इनहैबिटेंट्स मिले। इनहैबिटेंट का मतलब होता है अ पर्सन हु लिव्स इन अ प्लेस। तो हमें ना कोई वहां निवासी दिखा कोई उस लैंड पे, ना हमें कोई रिवर दिखी, ना ही हमें कोई स्प्रिंग दिखी। तो पानी कहाँ से लेकर आते? आई वेंट टू एक्सप्लोर। तो अब वेंट का मतलब होता है कि कहीं जाना, तो गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। तो आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर, तो मैं एक्सप्लोर करता रहा, ढूंढता रहा, और चीजें ढूंढता रहा। द कंट्री वॉज बैरन। बैरन का मतलब, बैरन का मतलब होता है कि नॉट गुड इनफ टू प्लांट टू ग्रो, मतलब ऐसी बंजर जिसे हम कहते हैं हिंदी में। तो कंट्री जो है बंजर थी और रॉकी थी। रॉकी यानी फुल ऑफ रॉक्स। आई टर्न बैक टू ज्वाइन द क्रू। तो क्रू जो हमारा, जो जहाज में हम लोग जो है जितने लोग थे उसको हम क्रू बोलते हैं। तो आई टर्न, टर्न का मतलब होता है कि आ, मुड़ना। तो टर्न, टर्न्ड, टर्न्ड, तो ये सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म है टर्न्ड। आई टर्न बैक टू ज्वाइन द क्रू, अपने क्रू को, अपने साथियों को ज्वाइन करने के लिए मैं वापस मुड़ा। ओनली टू सी, और जबकि मैंने देखा कि देम गेटिंग इनटू द बोट, कि वो लोग जो है बोट में भाग रहे हैं, रोइंग फॉर लाइफ, और जो है अपना रो कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो है ये लोग भाग रहे हैं, एंड रोइंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप। शिप क्योंकि यहाँ पे था, दूर था, ये इमेज में साफ दिख रहा है। और ये लोग ये छोटी नाव में आए थे लैंड पे, क्योंकि शिप को जो है अगर हम लैंड पे लेकर आएंगे तो क्या होगा, शिप वहीं फंस जाएगा, क्योंकि वहां पानी कम होता है ना। तो शिप को दूर रखना पड़ता है गहरे पानी में, और अगर आपको लैंड पे आना होता है तो आप बोट में आते हैं। तो इसी तरीके से बोट पे आए थे, और ये सारे के सारे उसके जो साथी थे वो भाग रहे थे। और बिफोर आई कुड रीच देम आई ऑब्जर्व्ड अ ह्यूज क्रिएचर walking after them in the sea as fast as he could. The water of the ocean reached only till his knees. However, the monster was unable to overtake the speeding boat. I turned back quickly and climbed up a steep hill with fields of barley on either side and the corn rising up to 40 feet. There was a fence to pass from one field टू द अदर। क्या कह रहा है कि बिफोर आई कुड रीच देम, जब तक मैं उन लोगों तक यानी अपने साथियों तक पहुंच पाता, मैंने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व का मतलब होता है महसूस करना, नोटिस करना। तो मैंने ऑब्जर्व किया, यानी ऑब्जर्व, ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड, पास्ट फॉर्म है ऑब्जर्व्ड। अ ह्यूज क्रिएचर, एक बहुत ही बड़ा, ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा। क्रिएचर, क्रिएचर का मतलब क्या है? क्रिएचर का मतलब कोई जीव, क्रिएचर का मतलब जीव। मैंने ऑब्जर्व किया एक बहुत ही बड़ा जीव वॉकिंग आफ्टर देम, उनके पीछे पड़ा हुआ था। ये जैसे आप यहाँ पे नजर आ रहा है कि एक बहुत ही बड़ा विशाल काय जीव जो कि उनके पीछे पड़ा हुआ था। देम इन द सी एज फास्ट एज ही कुड, जितना जल्दी वो भाग सकता था उनके पीछे, उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। द वाटर ऑफ द ओशियन रीच्ड ओनली टिल हिज नीज, और उसके जो नीज यानी उसके घुटने तक ही जो है समुद्र का पानी आ पा रहा था। वो इतना बड़ा था, इतना जायंट था कि समुद्र का पानी उसके केवल घुटनों तक ही आ पा रहा था। तो सोचिए आप कितना बड़ा होगा। However, the monster, monster एक बहुत अच्छा वर्ड है, a creature that is large। तो जो बड़े बड़े जो जीव होते हैं उनको हम कई बार मॉन्स्टर बोल देते हैं। मॉन्स्टर का मतलब राक्षस भी होता है, राक्षस बड़े बड़े होते थे। तो however, the monster was unable to overtake the speeding boat। तो क्योंकि बोट जो है बहुत तेजी से शिप की तरफ जा रही थी, तो सारे के सारे मेरे साथी उसमें बैठ करके वो बहुत फास्ट तरीके से शिप की तरफ रवाना हुए, तो मॉन्स्टर उनको नहीं पकड़ पाया। आई टर्न बैक क्विकली, मैं वापस मुड़ा। क्विकली, टर्न, 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 तो यहाँ पे टर्न दोबारा आया, टर्न एंड क्लाइम्ड। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, तो क्लाइम्ड सेकंड फॉर्म, क्लाइम्ड अप अ स्टीप हिल। एक स्टीप यानी कि एक बिल्कुल खड़ी चट्टान, खड़ी चोटी थी। उस स्टीप हिल के ऊपर मैं चढ़ने लगा विथ फील्ड्स ऑफ बार्ले ऑन आइदर साइड। बार्ले का मतलब होता है अ प्लांट दैट प्रोड्यूसेस ग्रेन। तो ये एक तरह का क्या है, बार्ले हमारा एक तरह का क्रॉप है। तो फील्ड्स ऑफ बार्ले थे वहां पे, आइदर साइड्स, दोनों तरफ में। एंड द कॉर्न राइजिंग अप टू 40 फीट, और जो कॉर्न, कॉर्न यानी मक्का, वो कितनी ऊंची उठी हुई थी, 40 फीट। 40 फीट, हमारी जो नॉर्मल जो बिल्डिंग्स होती हैं वो 10 से 12 फीट ऊंची होती हैं।
तो 40 फीट का मतलब तो 4 मंजिल बिल्डिंग के बराबर। तो 4 मंजिल की बिल्डिंग है, आप लगाइए कितना बड़ा कॉर्न, इतना बड़े कॉर्न के जो है जो पौधे थे वो इतना ऊंचे उठे हुए थे। देयर वाज अ फेंस, फेंस का मतलब होता है बाउंड्री, जिसमें जो है चारों तरफ जिससे हमारा ये बाउंड्री हुई रहती है। तो वो फेंस थी टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू अदर, एक फील्ड से दूसरे फील्ड में जाने के लिए ऊंची ऊंची बाउंड्रियां लगी हुई थी। It was impossible for me to climb because every step was 6 feet high. I was trying to find a gap in the hedge when I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence. He was of the same size as the creature chasing the boat. तो अब ये मेरे लिए इम्पॉसिबल था, इम्पॉसिबल यानी असंभव, कि मैं जो है इतनी ऊंची ऊंची जो है फेंस के ऊपर जो है चढ़ करके वहां से भागूं। और जो पूरा एक एक स्टेप था, स्टेप यानी सीढ़ी जो होती हैं, उसका एक एक स्टेप जो था वो 6 फीट का था। 6 फीट मतलब जितना करीब करीब एक फुल साइज का इंसान होता है, 6 फीट का, इतनी बड़ी बड़ी जो है सीढ़ियां थी 6 6 फीट की। तो आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ गैप, मैं जो है गैप ढूंढने के चक्कर में था इन द हैज। तो हैज का मतलब होता है कि अ रो ऑफ बुशेस प्लांटेड ऑन द एज। तो जो हैज का मतलब है कि जो झाड़ियों की जो है एक बाड़ सी लगा दी जाती है, तो उसमें मैं गैप ढूंढ रहा था। एंड आई डिस्कवर्ड, मैंने डिस्कवर किया वन ऑफ द इनहेबिटेंट्स इन द नेक्स्ट फील्ड, कि एक निवासी जो वहां का था वही बड़ा राक्षस नुमा, बहुत ही ह्यूज विशालकाय, वो मेरी तरफ में बढ़ रहा था टुवर्ड्स द फेंस, यानी कि जहां पे फेंस लगी हुई थी। तो फेंस यानी जो उसकी चार दीवारी थी। तो ही वॉज ऑफ द सेम साइज, उसका साइज भी वही था जो कि उस क्रिएचर का था जो कि बोट को चेस कर रहा था। राइट। I was struck with utmost fear and astonishment and ran to hide myself. He called in a voice much louder than a trumpet. It sounded like thunder. 7 monsters like him came towards the field, ready to reap the corn. They carried a reaping hook, which was very big. When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. Now, यहाँ पे अब समस्या क्या हो गई थी कि वो बचने के लिए कोशिश तो कर रहा था। ये जो हमारा यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट है या हमारा हीरो है, दैट इज गुलिवर, तो ये अपने बचने के लिए अब क्या कर रहा था कि इसने सोचा मैं एक से बचूं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि वहां पे और लोग भी थे। तो वो स्ट्रक कर गया कि वहां पे स्ट्रक यानी फंस गया। एटमोस्फियर यानी कि जो डर था वो इतना है व्याप्त हो गया था उसको। एंड एस्टोनिशमेंट एंड रैन टू हाइड माई सेल्फ, कि एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है वेरी ग्रेट सरप्राइज, यानी कि आश्चर्यचकित हो जाना। तो बहुत ही हाई लेवल का सरप्राइज, दैट इज एस्टोनिशमेंट। तो टू हिज एस्टोनिशमेंट एंड ही रैन टू हाइड हिमसेल्फ, अपने आप को छुपाने के लिए वो इधर उधर भागने लगा। ही कॉल्ड इन अ वॉइस मच लाउडर देन अ ट्रम्पेट। ट्रम्पेट का मतलब होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको बजाने के लिए फूंक मारना पड़ता है। तो ट्रम्पेट इज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाय ब्लोइंग एयर इन इट। तो जो वो इंसान था उसने एक ऐसी आवाज में बोला जैसे, और जो कि ट्रम्पेट से भी ज्यादा ऊंची आवाज थी। इट साउंडेड लाइक थंडर। थंडर जब बिजली कड़कड़ाती है तो कैसी आवाज आती है बिजली के कड़कड़ाने की, तो दैट इज थंडर, राइट। एंड एक हमारा टैग लाइन भी है थम्स अप की, टेस्ट द थंडर, राइट। तो यहाँ पे थंडर की साउंड आई, यानी इतनी बहुत ऊंची आवाज आई उसके बोलने से। 7 monsters like him, और उस आदमी जैसे, जैसे वो बड़ा विशालकाय आदमी पहले चेज कर रहा था बोट को, अब जो है चेज कर रहा था वो एक दूसरा आदमी जो है फील्ड में आ रखा था मक्का काटने के लिए। तो अब यहाँ पे जो है हमारे पास 7 monsters जो हैं अब यहाँ फील्ड में थे, जो कि कॉर्न के लिए को रीप करने के लिए
आ गए थे। तो अब गुलिवर बचता तो बचता कैसे, किससे बचता? दे कैरिड अ रीपिंग हुक, अपने साथ वो रीपिंग हुक भी लेकर आए थे। एंड जो रीपिंग हुक था, जो उनको खेती करने के लिए जो यूज होता है एक इंस्ट्रूमेंट, तो वो जो हुक था वो बहुत ही बड़ा था, क्योंकि वो खुद विशालकाय थे। तो उनका जो जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे काम करने के, दैट वुड आल्सो बी बिग इन साइज। When one of the reapers approached, reapers यानी यहाँ पे जो रीप करने के लिए आए थे, तो यानी उन्हीं में से एक जब approached यानी नजदीक आया, where I lay hidden, जहां पे हमारे गुलिवर साहब, हमारे प्रोटोगनिस्ट, हमारे हीरो छुपे हुए थे, तो आई स्क्रीम्ड। तो स्क्रीम का आई ले हिडन आई स्क्रीम्ड, यानी मैं जो है जहां पे मैं छुपा हुआ था, आई स्क्रीम्ड। स्क्रीम्ड का मतलब होता है चिल्लाना। स्क्रीम्ड, स्क्रीम जोर से चिल्लाना। एज लाउड एज आई कुड, मैं इतनी जोर से चिल्लाया कि जितनी मेरे अंदर आवाज थी उतनी जोर से मैं चिल्लाया। द क्रिएचर स्टॉप्ड रीपिंग, picked me up between his thumb and forefinger and brought me close to his eyes, 60 feet above the ground. He looked at me with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face. He called his friends and gently placed me on the ground. तो अब जो है क्रिएचर ने क्या किया, जो वो रीपिंग कर रहा था, किसका, आपका फसल काटने के लिए आया था, वो मक्के की, मक्का काट रहा था वो। तो रीपिंग, रीपिंग का मतलब होता है टू कट या कलेक्ट क्रॉप, तो काट करके उसने कलेक्ट ही करना था। तो आया था वो मक्का काटने के लिए, लेकिन अब उसने देख लिया गुलिवर को, तो क्रिएचर ने क्या किया, यहाँ पे रीपिंग को स्टॉप किया, यानी जिस काम के लिए आ रखा था वो उसने स्टॉप्ड। अगेन पास्ट फॉर्म ऑफ स्टॉप, रुक, स्टॉप माने होता है रुकना। तो क्रिएचर जो था, वो जो प्राणी था बड़ा सा, वो रुक गया और रीपिंग करने से, क्रॉप को काटने के लिए, और उसने मुझे पिक किया, पिक यानी उसने मेरे को उठाया। एंड बिटवीन हिज थंब, अपने थंब और अपने फोर फिंगर, यानी थंब के बगल वाली जो फिंगर होती है उसको बोलते हैं फोर फिंगर, यहाँ पे उसने ये पकड़ा हुआ है गुलिवर को, और अपने आईज के नजदीक लेके गया, और देखने के लिए कि भाई ये कौन सा जानवर, ये कौन सा जीव है, लग तो इंसान जैसा ही रहा है लेकिन इतना छोटा। और कितने ऊपर उठा गया उसने उसको, 60 फीट ऊपर, कहां से, ग्राउंड से, यानी आप लगाए कि 6 माले की बिल्डिंग, यानी 6 मंजिल की बिल्डिंग, करीब एक मंजिल अगर 10 फीट की है तो 60 फीट ऊंचा, 6 माले से अगर कोई गिरेगा तो सोचे क्या होगा उसकी हड्डियों का। तो इतने ऊंचा उठाया उसने उसको हाथ में। ही लुक्ड एट मी, उसने मुझे देखा, लुक्ड, तो उसने मुझे देखा विद क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है डिजायर टू नो, कि भाई ये है क्या, जिज्ञासूपन की वजह से, है ना, क्यूरियोसिटी। और ब्लू माई हेयर असाइड, और उस मेरे बालों को क्या किया, ब्लू ब्लोन होता है, तो उसने बालों पे फूंक मारी। एंड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ माई फेस, ताकि मेरे चेहरे का ढंग से जो है वो एक बार देख सके, एक उसका व्यू ले सके कि मैं दिखता कैसा हूं। He called his friends, उसने अपने दोस्तों को बुलाया और gently placed me on the ground, और मुझे जो है ग्राउंड पे बड़े जेंटली, बड़े प्यार से रख दिया कि कहीं मैं गिरने से कहीं मेरे को नुकसान ना पहुंचे। They all sat on the ground to take a good look at me. I walked slowly backward and forward, pulled off my hat, and made a low bow towards the farmers. I tried to speak to them loudly in several languages. Each time I did so, the farmer who picked me up held his ear very close to me, but in vain. The farmer took me to his house and placed me at some distance on the dining table, which was 30 feet high from the floor. सिट माने होता है बैठना। तो दे ऑल सेट, सब लोग जो है ग्राउंड पे बैठे ताकि वो मेरे को अच्छे से देख सकें।
आई वॉक स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, मैं कभी आगे जा रहा था कभी पीछे जा रहा था। पुल माने होता है कोई चीज खींचना, तो पुल्ड ऑफ यानी खींचा उन्होंने माई हैट एंड मेड ए लो बाउ टूवर्ड्स द फार्मर्स। तो मैंने क्या किया कि मैं थोड़ा सा झुका उनको देख करके। एक होता है BOW, बो का मतलब होता है, बो का मतलब क्या होता है, धनुष। तो एक है BOW बो, और एक जो है BOW ही है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन होता है बाव। बाव का मतलब होता है जब आप नीचे झुकते हैं इज्जत करने के लिए किसी को, और आपने कमर से जो है कमर वाला पोर्शन जो है उसको नीचे झुकाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बाव। तो अ लो बाव टुवर्ड्स द फार्मर्स, तो मैं झुका उनकी तरफ में हल्का सा रिस्पेक्ट दिखाने के लिए कि भाई आप मुझे जो है नुकसान ना पहुंचाएं। तो मैंने कोशिश करी, ट्राइड, मैंने कोशिश करी कि मैं उनके साथ ऊंची आवाज में बात करूं, और मैंने बहुत सारे सेवरल यानी विभिन्न भाषाओं में उनसे बात करने की कोशिश की कि शायद इनको मेरी भाषा समझ में आए, पता नहीं ये कौन सी भाषा समझते हैं। तो लेकिन हमेशा जो है उन फार्मरों ने क्या किया, मेरे को जो है पिक किया, यानी मेरे को उठाया और अपने कान के नजदीक लेके गए, और लेकिन सब कुछ जो है क्या रहा, वैन यानी यूजलेस हो गया, क्योंकि उनको मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी। तो फिर उसमें से एक फार्मर मुझे अपने घर लेके गया, और मेरे को जो है उसने प्लेस माने होता है कहीं पे रखना, तो उसने मेरे को जो है कुछ डिस्टेंस पे रख दिया डाइनिंग टेबल के। डाइनिंग टेबल जो खाने का टेबल होता है जहाँ पर सब लोग बैठ के खाना खाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डाइनिंग टेबल। तो डाइनिंग टेबल के बगल में रख दिया, विच वॉज 30 फीट हाई फ्रॉम द फ्लोर, जो कि वो भी 3 मंजिल के बराबर का जो है, यानी इतनी ऊंचाई रखता था, 30 फीट ऊंचा था फ्लोर यानी कि फर्श से, यानी ग्राउंड से। Dinner was brought for the farmer in a dish which was 10 feet in diameter. The farmer's wife crumbled some bread and placed it before me. In the middle of the dinner, I heard a noise behind me. It was the purring of a cat that was 10 times larger than an ox. The farmer's wife was stroking him. Then entered the farmer's 1-year-old son in the arms of a lady. On seeing me, the child grabbed me from the table and put my head into his mouth. I shouted so loudly that the baby dropped me. तो अब क्या होता है कि डिनर लेकर आया जाता है फार्मर के लिए, और जो डिनर की जो जो डिश थी, तो वो उसका जो है जो डायमीटर था जिसमें लेकर आया जाता है डिश को, उसका डायमीटर जो है यानी कि उसकी जो गोलाई थी, दैट वाज अबाउट 10 फीट। तो 10 फीट की तो जो है इतना बड़ा तो वो बर्तन था। तो द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड, तो फार्मर की वाइफ, क्रम्बल्ड का मतलब होता है तोड़ करके, जैसे हम लोग जो है तोड़ करके एनिमल्स के सामने रख देते हैं रोटियों को, तो उसी तरीके से फार्मर की वाइफ ने जो है कुछ ब्रेड मेरे नजदीक में तोड़ करके फेंक दिए, ये रख दिए। और जब मिडिल ऑफ द डिनर यानी कि जब डिनर चल रहा था उसके बीच में मैंने जो है सुनी, आई हियर हर्ड हर्ड, हर्ड जो है पास्ट फॉर्म है हियर की, तो मैंने जो है आई हर्ड अ नॉइज, एक आवाज सुनी मेरे पीछे से। इट वॉज द परिंग ऑफ ए कैट। परिंग का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस लो साउंड, जैसे कैट करती है ना, ग्रर ग्रर इस तरीके से आवाज आती है। तो इट वॉज परिंग ऑफ ए कैट दैट वॉज 10 टाइम्स लार्जर देन एन ऑक्स। तो एक ऑक्स का मतलब होता है बैल, तो बैल से भी 10 गुना बड़ी थी, और ये जो साउंड थी ये उस कैट की परिंग की साउंड थी। तो आप सोचिए कि यहाँ पे जो है जो गुलिवर है, तो दैट वाज जस्ट लाइक एन इंसेक्ट फॉर दीज क्रिएचर्स, राइट। द फार्मर्स वाइफ वाज स्ट्रोकिंग हिम, तो फार्मर की जो वाइफ थी वो क्या कर रही थी, जेंटली उसको जो है थपथपा रही थी, किसको, कैट को। देन एंटर्ड द फार्मर्स 1-year-old सन, और अब फार्मर का 1 साल का लड़का वो आया, एंटर्ड, तो वो आया अब अंदर, इन द आर्म्स ऑफ ए लेडी, एक लेडी के आर्म्स में। कितने साल का बच्चा, 1 साल का। तो अब ये बच्चा आता है, ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी,
तो ग्रैब का मतलब होता है पकड़ लेना, टू टेक समथिंग विद सडन मूवमेंट। तो उसने उसको पकड़ लिया, किसने? बच्चे ने। बच्चे ने सोचा कोई खिलौना है, तो और ग्रैब करके जो है फ्रॉम द टेबल, टेबल से उसको उठाया और उसका जो हेड था उसको अपने माउथ में रख दिया, ये सोच के कि ये कोई खिलौना है। करते हैं बच्चे, 1-2 साल के बच्चे इसी तरीके के काम करते हैं। उनको कोई भी खिलौना हो तो वो हर चीज को मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। तो आई शाउटेड, शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, तो मैंने जोर से चिल्लाया, शाउटेड सो लाउडली दैट द बेबी ड्रॉप्ड मी। तो ड्रॉप इज द वर्ड, इज द वर्ब, तो जो प्रेजेंट फॉर्म है, तो ड्रॉप यानी कि छोड़ देना। तो जब उसने चिल्लाया तो बच्चा भी घबरा गया और उसने उसको छोड़ दिया। I would have broken my neck if the mother had not held her apron under me. Later, she put me on her own bed and covered me with a clean white handkerchief. I slept dreaming of my home, my wife, and my children. तो यहाँ पे जो हमारा हीरो है गुलिवर, उसका भी अपना परिवार था, अपनी वाइफ थी, अपने बच्चे थे। अब उसको जो है ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा है जैसे कि वो कोई खिलौना है। तो आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक, मेरा जो है नेक वो ब्रोकन हो जाता है, यानी ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना या टूट जाना। तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तो ये टूट चुका होता अगर जो मदर थी उस बच्चे की, उसने अपना एप्रन, एप्रन का मतलब होता है जो एक क्लोथ का जो पीस होता है जिसको रखा जाता है, क्यों पहना जाता है? जब कुकिंग के लिए, जो ताकि खाना ना गिर जाए, तो आगे से एप्रन को पहना जाता है। तो एप्रन पहना हुआ था लेडी ने, तो उसने एप्रन रख दिया मेरे नीचे ताकि मेरी हड्डियां न टूट जाए, मेरे गर्दन न टूट जाए, नहीं तो मेरी गर्दन टूटने थी। किसकी? गुलिवर की, जो हमारा हीरो है। लेटर शी पुट मी ऑन हर बेड, ऑन हर ऑन बेड, अपने ही बेड पे उसने मुझे रखा, एंड कवर्ड मी विद अ क्लीन व्हाइट हैंकरचीफ। तो उसकी हैंकरचीफ, हैंकरचीफ का मतलब क्या होता है? जिसको हम शॉर्ट में हैंकी भी बोल देते हैं, जो आप अपने रुमाल को, जैसे कि हम अपनी जेब में, आई हैव केप्ट दिस हैंकी, तो हैंकी का जो है जो पूरा फुल फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एज हैंकरचीफ, यानी रुमाल। तो उसने मुझे जो है क्लीन व्हाइट हैंकरचीफ डाल दिया मेरे ऊपर, तो वही मेरा जो है क्या बन गया, मेरा डबल बेड की चादर बन गई। इतना बड़ा जो है उसका हैंकी था, तो वो हैंकी से मेरे को कवर कर लिया। और आई स्लेप्ट ड्रीमिंग, और मैं जब सोया, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, तो मेरे को सपने आए ऑफ माई होम, अपने घर की, जिसमें मैंने अपनी वाइफ को देखा, अपने बच्चों को देखा और अपने आप को भी देखा कि, और ये सोचा कि मैं कहा। So this was all about it. So the points which we discussed in it, we have read the chapter. We also discussed the difficult words with their meanings and the verbs. Wheresoever verbs have come in the chapter, we have discussed these verbs one by one. Right? So I hope that you might have enjoyed the chapter. This was all about in Unit 7, Gulliver's Travels, and it is not the complete chapter, but the text has been taken from Gulliver's Travels, which is a big book, and this is an excerpt from it. Okay, so I hope that you might have enjoyed, my dear students. So that's all. Thank you very much.